बच्चों, किरण मौर्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में नया लेसन प्रारंभ करेंगे हम लोग, और वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। सामूहिक रूप से ये लेसन है। दूसरा लेसन हम लोग बायोलॉजी में शुरू कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इसमें हमको जानना है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो बच्चों, कोई भी जीवधारी होता है, जंतु कोई भी जीव होता है, वो जिस वातावरण में रहता है उसके प्रति उसमें सामंजस्य बनाए रखने की एबिलिटी होती है। किसी जीव के प्रति किसी वातावरण में जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, जो उसके प्रति अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उसको अलग अलग हम लोग जानेंगे। जैसे स्टिमुलस, कोई भी जीव है वो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण से उसको कौन सी घटनाएं उसको प्रेरित करती हैं, वो घटनाएं स्टिमुलस उद्दीपन का रूप ले लेती हैं। और उस क्रिया के प्रति जो अनुक्रिया होता है, उस क्रिया के प्रति जो अनुक्रिया होता है, उस अनुक्रिया को रिस्पांस कहते हैं। रिस्पांस, अनुक्रिया। तो क्रिया के प्रति अनुक्रिया, वो रिस्पांस, स्टिमुलस उद्दीपन और अनुक्रिया। किसी भी जीव जो वातावरण में रहता है, यदि उसके प्रति कोई स्टिमुलस, कोई उद्दीपन होता है, तो उसके प्रति कोई अनुक्रिया अवश्य होती है। अब बच्चों, वातावरण में किसी जीवधारी के बाह्य और आंतरिक वातावरण को एक समान बनाए रखना, उसमें सामंजस्य बनाए रखने की क्रिया होम्योस्टैटिस समस्थापन कहलाती है। एक समान किसी भी जीव के आउटर इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण, और इनर इन्वायरमेंट, आंतरिक वातावरण, अर्थात शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो भी क्रियाएं हैं, उनमें सामंजस्य बनाए रखने की क्रिया ही समस्थापन या होम्योस्टैटिस कहलाती है। होम्योस्टैटिस शब्द को बी वाल्टर और कैनन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जंतु या पौधे में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या है? तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मल पोजीशन फॉर, किसी भी जीवधारी में सामान्य स्थिति बनाए रखने की क्रिया ही कोऑर्डिनेशन कहलाती है। कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। किसी भी जीवधारी में नॉर्मल पोजीशन, सामान्य स्थिति को बनाए रखने की घटना ही कोऑर्डिनेशन कहलाती है। अब बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्या है? तो जंतुओं में समन्वय के अंतर्गत दो प्रकार से कोई भी जंतु हो, उसमें कोऑर्डिनेशन होना अति आवश्यक है। तो जीवधारी को दो समूहों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर एनिमल एक कोशिकीय जंतु, और मल्टीसेलुलर एनिमल बहुकोशिकीय जंतु। तो जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, चलिए उसमें सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जिनकी एक ही कोशिका के द्वारा सभी जैव प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। एक ही कोशिका होती है, उसमें अधिक से अधिक कोशिकांग नहीं होते हैं, तो उसमें ज्यादा समन्वय कोऑर्डिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी दो विधियों द्वारा इसमें कोऑर्डिनेशन संपन्न होता है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, साधारण जो जीव है, लाइक अमीबा,
एकोष्की जीव सामान्यतः सिंपल ऑर्गेनिज्म सामान्य जीव अमीबा जो है उसमें ये दो तरह की क्रियाएं देखिए। पॉजिटिव अट्रैक्टिव रिस्पांस, धनात्मक आकर्षण अनुक्रिया। धनात्मक आकर्षण अनुक्रिया क्या है? जब कोई भी जीव वातावरण में स्रोत जो सोर्स होता है उद्दीपन का उसके तरफ आकर्षित होता है तो इस तरह की क्रिया को धनात्मक रिस्पांस, धनात्मक आकर्षण अनुक्रिया, पॉजिटिव अट्रैक्टिव रिस्पांस के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चों जैसे एनिमल जीव है, यह किसी स्टिमुलस उद्दीपन जो उद्दीपन वातावरण में है उसके टुवर्ड्स, उसके तरफ, सोर्स स्रोत के तरफ उद्दीपक जो है स्रोत के तरफ वो जीव आकर्षित होता है। जैसे फूड, भोजन है, कोई भी एक कोशिकी जीव जैसे अमीबा सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में भोजन के तरफ आकर्षित होता है तो इसको पॉजिटिव जो है अट्रैक्टिव रिस्पांस, धनात्मक जो है आकर्षण अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीवों में ये धनात्मक आकर्षण अनुक्रिया है। दूसरा है निगेटिव रिस्पांस। निगेटिव रिपल्सिव रिस्पांस, नकारात्मक जो है अपोजिट डायरेक्शन, अर्थात उससे दूर हटना, उसके तरफ नहीं भगना। स्रोत के, जब जीव स्टिमुलस स्रोत से दूर हटता है, नेगेटिव टुवर्ड्स नहीं होता है, उससे दूर, अपोजिट साइड, उसके विपरीत तरफ। यदि सोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो स्टिमुलस बैकवर्ड डायरेक्शन के तरफ होता है। तो इस तरह की क्रिया जो है निगेटिव रिस्पांस, नकारात्मक जो है क्रिया कहलाती है। जैसे एनिमल जो है स्टिमुलस जो है अपोजिट साइड ऑफ सोर्स, स्रोत के विपरीत दिशा में गति करता है या उसके विपरीत दिशा में मूव कर जाता है। जैसे केमिकल्स और टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। सपोज करिए अमीबा जल में है, उस जल का टेम्परेचर, ताप बढ़ा दिया जाए तो अमीबा उस टेम्परेचर ताप के स्रोत से विपरीत दूर भगता है। कोई इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित की जाए तो करंट से दूर हटता है। कोई उसमें केमिकल विषैला पदार्थ, कोई टॉक्सिक केमिकल विषैला रासायनिक पदार्थ उसमें डाल दिया जाए तो उस केमिकल से दूर हटता है। तो बच्चों एक कोशिकीय जीवों में इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस जो है रहे, रिस्पांस रहे, धनात्मक और ऋणात्मक या तो एक कोशिकीय जीवों में। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीवों में ये अनुक्रिया। हाँ बच्चों, अब हम लोग जंतुओं, बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय पढ़ेंगे। अभी आप लोग देखें एक कोशिकीय जंतुओं में समन्वय, जैसे अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतु में धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस किस तरह से संपन्न हुए, उस तरह से अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन मल्टीसेलर एनिमल्स, बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय। अब बहुकोशिकीय जंतु में जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गेन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन इज नोन एज ऑर्गेन सिस्टम, और all organ system come to contact to each other form living body। और कोशिकीय जंतुओं की परिभाषा जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है, ऊतकों के समूह से अंग बनता है, अंगों के समूह से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र आपस में मिलकर किसी जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। यदि कोशिका प्लांट सेल है तो प्लांट बॉडी बनेगा, पादप शरीर। यदि एनिमल सेल है तो एनिमल बॉडी, जंतु शरीर बनेगा। तो इस तरह से बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय। ऑल मल्टीसेलर एनिमल्स, सभी जो बहुकोशिकीय जंतु हैं उनमें जो अंग होते हैं डिफरेंट ऑर्गेन होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेन, भिन्न भिन्न अंग होते हैं,
और वो भिन्न भिन्न तरीके से डिफरेंट फंक्शनिंग, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न कार्य संचालित करके उस जंतु की लाइफ प्रोसेस से जैव प्रक्रिया को संचालित करते हैं या पूर्ण करते हैं। और इसके आधार पर इसमें जैसे तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, इनका क्रिया करने का तरीका अलग अलग ढंग से होता है। तो इनके आधार पर बहुकोशिकीय जंतुओं में बच्चों दो प्रकार से समन्वय होता है। पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका समन्वय, और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय। अब तंत्रिका समन्वय, तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको, और जो किसी अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि, कोई हार्मोन के द्वारा यदि कोऑर्डिनेशन होता है तो उसको रासायनिक समन्वय कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहला जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में तंत्र की समन्वय। बच्चों हम लोग जैसे सेल होती है कोशिका, उसी तरह से एक विशेष तरह की कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्व सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय, जिसमें कोई पोल्स नहीं होते हैं अध्रुवीय होती है, और जिसमें पोल्स होते हैं ध्रुवीय होती है। अब जिसमें यदि पोल्स हैं तो पोल्स की उपस्थिति के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया। ओनली वन पोल्स, केवल एक ही ध्रुव है तो यूनिपोलराइज नर्व सेल, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। यदि दो पोल्स हैं तो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, और दो से अधिक ध्रुव उपस्थित हैं नर्व सेल में तो बच्चों उसको बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब उसके द्वारा जीवधारी के आंतरिक और बाह्य वातावरण में सामंजस्य बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं नर्वस कंट्रोल इन एनिमल्स, जंतुओं में तंत्र की समन्वय। बच्चों कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स बाय नर्व सेल इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। अभी आपको बताया गया कि जंतुओं में जो समन्वय है यदि तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, नर्व सेल के द्वारा होता है, तो इस तरह के समन्वय को नर्वस कोऑर्डिनेशन, तंत्र की समन्वय कहा जाता है। अर्थात the process of coordination in animals which caused with the help of nerve cell is known as nervous coordination। वह जंतुओं का समन्वय जिसमें तंत्रिका कोशिका भाग लेती है उसे तंत्र की समन्वय कहा जाता है। तो आइए ये बच्चों दो विधियों द्वारा संपन्न होती है। पहला कंट्रोल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों का जो कोशिकांग अंग होते हैं उनका नियंत्रण कैसे होता है। जैसे आंतरिक अंग में आप लाइक हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, इन एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में भोजन का पाचन, ब्लड प्योरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण बाय किडनी एंड लंग्स, वृक्क और फेफड़े के द्वारा। कल ही आप लोग को पढ़ाया गया कि किडनी उत्सर्जी अंग है, ये रक्त को फिल्टर करती है, और सहायक जो है उत्सर्जी अंग फेफड़े हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, CO2 जैसे उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से अलग करते हैं। तो कंट्रोल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों को नियंत्रित करके तंत्रिका सेल्स द्वारा, जैसे हृदय की धड़कन, आहार नाल में भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, एलिमेंट्री कैनाल एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय किडनी एंड लंग, फेफड़े और वृक्क के द्वारा रक्त के शुद्धिकरण और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन इत्यादि क्रियाएं जो है तंत्रिका सेल्स, तंत्रिका कोशिका द्वारा कंट्रोल की जाती है। दूसरा प्रोसेस है कि आउटर इन्वायरमेंट, दूसरा इसमें क्रिया है आउटर इन्वायरमेंट
बाहरी जो वातावरण है उससे जो स्टिमुलस होते हैं एनिमल्स वो उद्दीपन को प्राप्त करते हैं। कोई भी जंतु बाह्य वातावरण से उद्दीपन को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके उसका विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको अरेंज करते हैं और उसके अनुसार उचित रिस्पांस, उचित अनुक्रिया कराते हैं। जैसे अभी आपको वातावरण में जा रहे हैं, आंखों के सामने कोई कीड़ा आ गया तो इस प्राप्त उद्दीपन से हमें अनुक्रिया कराना है कि आंखों की पलकों को बंद कर लेना और पलकें एकाएक बंद हो जाती हैं। अभी जा रहे हैं, स्रोत रास्ते में पैर में कांटा चुभ गया और उस चुभने के साथ साथ तुरंत पैर को ऊपर उठा लेते हैं। पैर उठाने पर कांटा चुभने से बच जाता है या चुभ जाता है या चुभ कर टूट जाता है। ये बच्चों 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से ये नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में तंत्रिकी समन्वय की क्रिया संपन्न होती है। अब आगे के क्रम में हम लोग ग्राही अंग पढ़ेंगे, रिसेप्टर ऑर्गन पढ़ेंगे। रिसेप्टर ऑर्गन क्या है? जो वातावरण में जीवधारी हैं उन जीवधारियों को जो है बाह्य वातावरण या उस वातावरण से जो उद्दीपन प्राप्त होते हैं, जो स्टिमुलस उनको प्राप्त होते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के अंग प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उनको ग्राही अंग कहते हैं। जैसे बच्चों आंख है, इससे देखकर किसी चीज का पता लग जाता है। नाक है, इससे गंध लेने से पता लग जाता है। और क्या त्वचा है, इसके संपर्क से पता चल जाता है। कान है, इससे सुनने से कुछ पता चलता है। तो इस तरह के अंगों को हम ग्राही अंग, रिसेप्टर ऑर्गन्स कहते हैं और इनसे जो उद्दीपन प्राप्त किए जाते हैं स्टिमुलस, उनके प्रति जो अनुक्रिया कराई जाती है, अनुक्रिया होता है, वो विशेष अंगों द्वारा कराई जाती है। उन अंगों को कार्यकर अंग कहते हैं। तो आइए ग्राही अंग की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। बच्चों आगे के क्रम में हम लोग ग्राही अंग, रिसेप्टर ऑर्गन्स पढ़ेंगे। अभी हमने बताया कि रिसेप्टर्स ऑर्गन क्या है? ग्राही अंग, ग्रहण करने वाले अंग, जो वातावरण से उद्दीपनों को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको ग्राही अंग, रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। तो रिसेप्टर ऑर्गन्स के द्वारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, आउट एंड इनर, आउटर बाहरी और आंतरिक वातावरण से जो भी उद्दीपन होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट से उद्दीपनों को प्राप्त करते हैं। स्टिमुलस को प्राप्त किया जाता है और प्राप्त करने के बाद वातावरण से स्टिमुलस जो होते हैं, एनवायरनमेंट से उद्दीपन प्राप्त करने वाले जो अंग होते हैं, उनको अंगों, एनवायरनमेंट को बनाए रखने को ज्ञानेंद्रियां, वातावरण से जो स्टिमुलस प्राप्त करने वाले अंग हैं, यहाँ इस तरह से ध्यान दीजिए, प्राप्त करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। वातावरण से उद्दीपनों को प्राप्त करने वाले अंग को क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। जैसे आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है, इत्यादि सही है। और ये रिसेप्टर ऑर्गन पहला आपको बताए, रिसेप्टर ऑर्गन ग्राही अंगों द्वारा तंत्रिका तंत्र, आउटर आई इनर एनवायरनमेंट को बनाए रखता है। बाहरी और आंतरिक वातावरण को क्या करता है? बनाए रखता है। मतलब उसमें सामंजस्य, समस्थापन बनाए रखता है, होमोस्टेटिस बनाए रखता है, उसमें कोई डिस्टरबेंस न हो। दूसरा, वातावरण से उद्दीपन को प्राप्त करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं और ग्राही अंगों से प्राप्त स्टिमुलस, ग्राही अंगों, रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा जो उद्दीपन प्राप्त होते हैं, उनके प्रति रिस्पांस, अनुक्रिया करने वाले जो अंग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इफेक्टर ऑर्गन
कार्यकर अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यकर अंग, इफेक्टर ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये आपका नर्वस कंट्रोल में एक कोष की और बहुकोष की नर्वस कंट्रोल रहा। अब हम इसी में आगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा की जाएगी और उस नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स।